और हमारे साथ हमारे खास मेहमान स्टूडियो से लगातार बने हुए हैं। तपन जी वित्तीय पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और वो विश्लेषण भी हर एक सेक्टर को लेकर, वर्क को लेकर कर रहे हैं। न्यू हाउसिंग स्कीम को लेकर जो ये जानकारी अब फिलहाल सोर्सेज से ही सामने आ रही है तपन सर, वो कि कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है, क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? देखिए, हाउसिंग सेक्टर को तो सरकार से कई वर्षों से उम्मीद है कि राहत मिले, क्योंकि सरकार कुछ चीज़ों में तो सरकार कामयाब होगी। जैसे रेरा के नियम लागू होने से कुछ बिल्डरों पर लगाम लगा और इधर फ्लैट की कीमतें जो बढ़ी, उसके बाद जो निवेशक हैं, जो फ्लैट के ख़रीदार हैं, वो चाहते हैं कि कुछ 1 करोड़ तक के फ्लैट को बैंक से राहत मिले। 1% जो छूट मिलती है सरकार से, वो 50 लाख के नीचे के फ्लैट की कीमत पर मिलती है। वो उसे बढ़ा दिया जाए तो उसमें रियल एस्टेट को फ़ायदा होगा। क्योंकि जितने भी देश में सरकारें आईं और जो देश के अर्थशास्त्री हैं, वो इस बात की वकालत करते हैं कि रियल एस्टेट से लगभग 500-600 उद्योगों को फ़ायदा मिलता है। शॉर्ट में बता दूं, जैसे कि कोई मकान बनता है या बिल्डिंग बनती है तो सरिया सेक्टर को फ़ायदा, सीमेंट सेक्टर को फ़ायदा, बिजली के जैसे वायर बनते हैं उसको फ़ायदा, तो क्रेन की ज़रूरत पड़ती है, ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ती है, तो इतने सेक्टर को लाभ होता है कि चारों तरफ डेवलपमेंट के रास्ते खुल जाते हैं। तो इसीलिए रियल एस्टेट के बारे में सभी लोग रेकमेंड करते हैं कि उसे छूट दीजिए। दुर्भाग्यवश मोदी सरकार में पिछले 10 साल में रियलिटी सेक्टर को इग्नोर किया गया। शायद सरकार संकेत आ रहे हैं कि इस बार कुछ घोषणाएं हो सकती हैं, घोषणाएं होनी चाहिए और इससे इसका लाभ मिलेगा। क्योंकि आपका पर्पस क्या है? क्योंकि बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं, वो बेरोजगारी भी दूर होगी, बहुत लोग इसमें एम्प्लॉयमेंट के रास्ते खुलते हैं। सरकार को अपनी एजेंसियों में भर्ती नहीं करना पड़ेगा, वो प्राइवेट एजेंसियों की ओर मुखातिब होंगे। इसी तरह मुझे लगता है कि सरकार के सामने इतनी तरह की डिमांड है ना कि सरकार बड़ी उलझन में पड़ जाती है कि किसे खुश करें, किसे नाराज करें। इसी में यदि हेल्थ सेक्टर या एजुकेशन सेक्टर इग्नोर हो जाता है तो लोग कहते हैं कि भाई एजुकेशन का नुकसान हो रहा है, मेडिकल का नुकसान हो रहा है। तो बैलेंस करना सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। डिफेंस के प्रति सरकार ने हमेशा प्रायोरिटी दी। मोदी सरकार को हमने देखा है कि डिफेंस को दिया, क्योंकि पड़ोसी कुछ 1-2 पड़ोसी मुल्क से हमें ज़्यादा परेशानी हो रही है। वो हमारे बॉर्डर की और हमारी भूमि की रक्षा करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, तो वो सरकार के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, रियल एस्टेट के अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलता है। चाइना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में करोड़ों लोगों को रोजगार दे रहा है। वहां पर हमारी पॉलिसी में कुछ बदलाव आना चाहिए। हो सकता है कि फंडिंग के बजाय यदि पॉलिसी में बदलाव आए तो उसी से बहुत फर्क पड़ जाएगा। जो लोग आयकर दाता हैं, जिनका देश के विकास में योगदान है, उसे नेगलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरी तरह नेगलेक्ट करते हैं। वो पैसा दे रहा है लेकिन आप उसकी हेल्थ की हिफाजत के लिए वो कहीं कुछ करना चाहता है तो उसमें सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है कि उसे कोई राहत मिले, जैसा कि अन्य मुल्कों में होता है। अच्छा, एक और चर्चा चल रही है मीडिया में, एक और चर्चा चल रही है कि कुंवारे और विवाहित, और इनके ऊपर टैक्स के स्लैब में अंतर रखा जाए। मतलब जो कुंवारे होते हैं, बैचलर होते हैं, उनके ऊपर खर्च का प्रेशर नहीं होता है। जो 1 या 2 बच्चों के माता पिता होते हैं, उनके ऊपर खर्च का बोझ ज़्यादा होता है। कुछ मुल्कों में है ऐसा कि जिनके 1 या 2 बच्चे होते हैं उन्हें टैक्स स्लैब में छूट दी जाती है। भारत में ये दिखाई नहीं पड़ रहा है अभी। तो इसमें यदि छूट मिलती है तो अच्छी बात है। एजुकेशन में जो स्कूल की जो फीस है, वो फीस बहुत बढ़ गई है। उसमें जो लिमिटेशन है एजुकेशन फीस को, जो टैक्स स्लैब में, उसे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो अब देखिए 11 बजे जो पिटारा खुलता है, जो डिजिटल पिटारा खुलेगा, उसमें बैचलर और विवाहित के बीच में कोई अंतर दिखाई पड़ता है या एक ही स्लैब आता है, देखना पड़ेगा। बिल्कुल। ये भी सर जरा बताइए, शेयर मार्केट अभी कैसे परफॉर्म कर रहा है, कितनी हलचल उसमें देखी जा रही है? 9:15 पर सोमवार से शुक्रवार तक शेयर मार्केट खुलता है, जो दोपहर 3:30 बजे बंद हो जाता है। जब खुला था तो निफ्टी जो था
1.25%, मतलब 1% का 1/4 ले लीजिए, छलांग मारकर ऊपर आ गया था। मतलब बहुत करोड़ों का कारोबार शुरुआत हुई तो बहुत अच्छे ढंग से, लेकिन अभी थोड़ा डाउन दिखकर 0.06% पर आया है। मतलब कि उतार चढ़ाव चल रहा है, कुछ सहमा हुआ है, डरा हुआ है शेयर बाजार कि सरकार की घोषणाओं से कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा। कुछ कंपनी जिस सेक्टर की कंपनियों को लाभ होगा, बेनिफिट होगा, उनको काम मिलेगा। रेलवे के सेक्टर में उछाल अभी से दिख रहा है, बजट आने के पहले से दिख रहा है। और यदि रेलवे में बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं जैसी कि अपेक्षा की जा रही है, और रेल मंत्री के काम से प्रधानमंत्री बहुत खुश हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी योजनाओं में सरकार की वाहवाही मिली है, तो ये घोषणाएं होती हैं तो रेल के सेक्टर में या डिफेंस के सेक्टर के शेयरों में उछाल दिखेगा। यहाँ एक दो सेक्टर है जहां पर पता नहीं क्यों डाउन दिख रहा है। एनवीसीसी जो मकान बनाता है, सरकारी मकान, उसके ऊपर आम्रपाली का एक सुप्रीम कोर्ट के तहत दिया गया है, उसके शेयर में डाउन है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, उसका डाउन है। लेकिन बाकी जितने भी मैं सरकारी सेक्टर के देख रहा हूँ, LIC ऑफ इंडिया, इन सबके शेयर ऊपर की ओर जा रहे हैं। ठीक है सर, लॉटरी में आपके पास शिप्रा आपका रुख करते हुए, अभी हाल फिलहाल में जो इन्फॉर्मेशन मिली कि नई हाउसिंग स्कीम का ऐलान संभव है अभी जब बजट पेश किया जाएगा, उस दौरान होम लोन पर ब्याज में छूट संभव है। इसको लेकर आप जरा एक रिएक्शन दीजिएगा। इससे पहले मैं कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। राजकुमार खन्ना जी रियल एस्टेट एक्सपर्ट कनेक्ट हो गए हमारे साथ। भानु प्रताप सिंह जी हॉस्पिटैलिटी एक्सपर्ट कनेक्ट हो गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिप्रा जी, आपका रिएक्शन। देखिए, ओल्ड रिजीम में तो ऑलरेडी हाउसिंग लोन के ऊपर 2 लाख की टैक्स एग्जम्पशन मिलती है। आपको याद होगा पहले ये टैक्स एग्जम्पशन जो लोग उनके रेंटेड हाउसेज होते थे या सेल्फ ऑक्यूपाइड होते थे, जितना भी इंटरेस्ट साल का जाता था वो पूरा मिलता था, 2 लाख तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं था। फिर सरकार ने एक अमेंडमेंट लाए और इसको सिर्फ 2 लाख तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया और 8 साल तक उनको कैरी फॉरवर्ड का अलाउंस दे दिया। लेकिन जो हमारे देश में होम लोन के इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं, वो हर आदमी जो होम लोन ले रहा है वो ये जानता है कि वो 2 लाख से ज़्यादा का इंटरेस्ट साल में पे करता है और वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। और जो वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है वो यूटिलाइज नहीं हो पाता है, क्योंकि हर साल ही 2 लाख से ज़्यादा का इंटरेस्ट नॉर्मली हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक तो न्यू रिजीम में भी जैसे हाउसिंग लोन की टैक्स डिडक्शन नहीं है तो वो टैक्स डिडक्शन दी जाए। दूसरा, सरकार इंटरेस्ट रेट हाउसिंग लोन का अगर नहीं कम कर पा रही है तो वो उस रेट को डिडक्शन को वापस ले आए कि जो उतना उनको पहले डिडक्शन मिलता था या जितना भी साल का इंटरेस्ट पे हो रहा है वो पूरा का पूरा एज ए डिडक्शन मिले, उसको 2 लाख का रिस्ट्रिक्शन ना करें। ठीक है। मैं तपन जी की बात में एक और चीज ऐड करना चाहूंगी। 1990 में पहले हमारे यहाँ पे सर्विस सेक्टर में बूम आया था, तब हमारे देश में सर्विस सेक्टर के ऊपर बहुत डिपेंडेंसी थी और उसकी वजह से भारत की ग्रोथ भी दिखी थी। पर जैसे जैसे अब AI की तरफ भारत बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे सर्विस सेक्टर में ही एक स्लम हमारे को दिखने को मिलेगा। अब AI पे डिपेंडेंसी होते ही जैसे टेक्नोलॉजिकल जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। तो भारत में या किसी भी देश में 3 सेक्टर होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस। ट्रेडिंग आपका मेजरली डिपेंडेंट होता है आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर, क्योंकि जो आपके यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है या तो वो सारा का सारा वो ट्रेडर्स एक्सपोर्ट करेंगे या वो देश के अंदर ही उसको बेचते हैं। तो आपका जो मेजर सेक्टर बचता है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही बचता है। भारत सरकार ने 2019 के करीब एक न्यू डिडक्शन भी लेके आए जिसमें न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के ऊपर, डोमेस्टिक के ऊपर टैक्स रेट कम किया। तो लेकिन इस बार उसका टैक्स रेट नहीं कम करेंगे, उनका स्कोप बढ़ाना चाहिए। ठीक है, लौटूंगी मैं शिप्रा आपके पास। राजकुमार खन्ना जी, आपका रुख करते हुए, आप ही के सेक्टर से रिलेटेड एक खबर भी आई है जिस पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि न्यू हाउसिंग स्कीम का ऐलान किया जा सकता है सरकार की तरफ से और जो होम लोन है उस पर ब्याज की छूट संभव है। लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस किस तरह की है कि किस तरह के पैरामीटर्स होने चाहिए इसको लेकर? नमस्कार। पहले तो मैम, वैसे तो इस वक्त रियल एस्टेट अच्छा बूम कर रहा है, बहुत अच्छा बूम कर रहा है। ये हमारे को 2004-2005 के बाद देखने को मिल रहा है। इस वक्त हर बंदा इस वक्त इन्वेस्ट करने को तैयार है। पर ये जो खबर है जो आप कह रहे हो कि होम लोन के अंदर कुछ डिडक्शंस आएंगी, तो ये तो एक बेनिफिट होगा। मगर दूसरी तरफ वही जो मैडम ने अभी बात कही थी कि भाई ये जो नई रिजाइम के अंदर इनकम टैक्स उसके अंदर डिडक्शंस नहीं मिलती हैं, डिडक्शंस थोड़ी सी मिलेंगे तो और बंदे को थोड़ा सा सहूलियत मिलेगी। बाकी एज फार एज दिस रियल एस्टेट इज कंसर्न, इस वक्त तो बूम पे है, इस वक्त है और काफी अच्छा चल रहा है। हर तरह का बंदा इस वक्त मार्केट में ले रहा है इस चीज को, और ये वाली खबर तो अच्छी खबर है।
अगर ये होम लोन कम होगा तो और इसके अंदर बूम आने की चांसेस। ठीक है, और क्या एक्सपेक्टेशंस आपके आज के बजट से रहेंगे, इस पर भी आप बताइएगा। लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन भानु प्रताप सिंह जी आपसे, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? आज जब बजट आएगा तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए क्या होना चाहिए उसमें? जी नमस्कार मैम। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर मैम ऑल टुगेदर अगर बात करें, जैसे अभी मैम ने कहा कि 3 सेक्टर्स बहुत ज्यादा हैं। सर्विस सेक्टर का वन ऑफ द बैकबोन इज हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। बहुत ही बड़ा योगदान रहता है इसके देश के बजट में, एंड इट्स अ वेरी लेबर इंटेंसिव सर्विस इंडस्ट्री एज वेल। तो इसका अगर हम किसी भी इंडस्ट्री से हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जोड़ सकते हैं। आज अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, अगर रोडवेज बढ़ेगा, एयरवेज बढ़ेगा, दैट विल डायरेक्टली बेनिफिट हॉस्पिटैलिटी एज वेल। बट जैसा कि हमें सूत्रों से भी पता चल रहा है, जैसा कि अभी मीडिया में भी चल रहा है, एग्रो और सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोशन मिलने का आसार लग रहा है जीएसटी कंसेशन के थ्रू, इनिशियल सब्सिडीज के थ्रू। जो रूरल टूरिज्म है, जो होम स्टेज हैं, जो छोटे पैमाने पे अभी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसमें राहत के आसार लग रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सस्टेनेबल टूरिज्म की प्रैक्टिसेस को और बढ़ावा दिया जा सकता है। जीएसटी स्लैब में जो अभी अंतर है, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बहुत ज्यादा वेरिएशंस हैं, कहीं 12% है, कहीं 18 है, रेस्टोरेंट्स में 5% के स्लैब में है, जिनसे उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं है। तो सिंगल विंडो क्लियरेंस अगर मिल पाए जीएसटी में तो वो बहुत बेनिफिशियल होगा प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए, यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो अभी इस सेक्टर में जुड़ना चाह रहे हैं। बिकॉज वो भी अभी इस इंडस्ट्री में आप देखें तो सस्टेनेबल टूरिज्म की प्रैक्टिसेस हर कोई करना चाह रहा है। इनबाउंड टूरिज्म अब वापस है। सरकार ने काफी राहतें दी थी, स्टेट लेवल पे काफी राहतें मिली थी अलग अलग स्टेट्स को, बट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में कोविड के बाद से ही बहुत कोई उम्दा राहत नहीं मिली है। तो जो सेक्टर से प्राइवेट लोग थे उन्होंने ही सपोर्ट कर करके कैसे तैसे इंडस्ट्री को वापस खड़ा करा है। तो इसमें अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का थोड़ा अभी हेल्प अगर मिल जाए तो इनबाउंड टूरिज्म जो अभी चालू होने लगा है कोविड के बाद से, अब वापस लोग इंडिया आने लगे हैं बाहर से, तो उसके बेनिफिट में अगर हम मार्केटिंग बजट पे थोड़ा सा ध्यान दें, पॉलिसी मेकिंग पे थोड़ा ध्यान दें, वीजा हैसल अगर हम कम कर सकें, तो ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल प्रूव हो सकता है कमिंग फॉर हॉस्पिटैलिटी दिस ईयर। ठीक है, और इस पर तपन जी आपका एक छोटा सा रिएक्शन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को लेकर, जो तमाम बातें भानु जी की तरफ से बताई गई और सिंगल विंडो सिस्टम का उन्होंने जिक्र किया, कितनी ज्यादा उसकी जरूरत इस सेक्टर में अभी है जिस पर ध्यान देना चाहिए सरकार? भानु जी बहुत अच्छी बात कर रहे थे, हॉस्पिटैलिटी पर बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। छोटा सा उदाहरण दूंगा कि मालदीव की जगह लक्षद्वीप में लोगों को सलाह दी गई कि वहाँ जाना चाहिए, लेकिन लक्षद्वीप में वो सुविधाएं नहीं है, सड़कें नहीं है, होटल अभी उस तरह से बन नहीं पाए हैं। अभी मैं अयोध्या गया था तो अयोध्या में सरयू नदी के उस पार भी शुरू हो गया है कंस्ट्रक्शन, तो एक बड़ा होटल बना और उस होटल के कारण मैं देख रहा हूँ कि आसपास में और भी बसावट बढ़ने वाली है, कुछ नए होटल और खुलेंगे। लेकिन जब हमने इंक्वायरी की तो पता चला कि सरकार की ओर से इस होटल ने जो करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया उसे कोई छूट नहीं मिली। तो आप हॉस्पिटल, एक तरफ आप चाहते हैं कि अयोध्या जैसे शहरों का विकास हो और सरकार के बजट में उसके लिए कोई फंडिंग नहीं है या उसको सुविधाएं नहीं है, तो फिर एक्सपेंशन कैसे होगा? वो एक्सपेंशन हम 1 साल में चाहते हैं तो वो एक साल के बजाय 10 साल में होगा। तो मेरा सरकार से आग्रह होगा कि आप हॉस्पिटलिटी को आप बढ़ावा देना चाहते हैं, जहां पर हजारों लाखों को रोजगार मिलेगा, तो आप उसे कुछ छूट दीजिए, किसी तरह का इंसेंटिव देना बहुत जरूरी है। ठीक है, शिप्रा जी आपका भी एक रिएक्शन लॉजिस्टिक्स को लेकर और सप्लाई चेन को लेकर, किस तरह की एक्सपेक्टेशंस इस बजट से रहने वाली है? देखिए, ये 2 सेक्टर ऐसे हैं जो बिल्कुल अब इमर्जिंग सेक्टर जिनको कह सकते हैं, पूरा वर्ल्ड इन पे डिपेंडेंट है। सप्लाई चेन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी एक कोई भी कमोडिटी या अब फूड इन्फ्लेशन हाईएस्ट है, अगर आपका सप्लाई चेन रोबस्ट हो तो आपका फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है सरकार। पूरे देश में, सिर्फ भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में सप्लाई चेन का इशू चलता ही रहता है कि हमारे को ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। अगर हमारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो भारत ने स्टार्ट किए हुए हैं वो उस पर अभी फोकस्ड हैं, लेकिन वो उनको आगे फिर जो लोग ट्रेन होकर आ रहे हैं उनको कैसे आगे एम्प्लॉयमेंट दिलाई जाए, सप्लाई चेन कैसे एक स्मूथ सिस्टम बने पूरे भारत देश में, जिसके लिए वो रेलवे इंडस्ट्री को भी कनेक्ट करें, वो एयरपोर्ट सिस्टम्स को भी कनेक्ट करें, वो फिर उस लेवल के स्किल्ड इंजीनियर्स लाएं या स्किल्ड लेबर्स लाएं, अलग अलग
लेवल के लाएं। तो ये सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स, ये दो सेक्टर हैं मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इनके अंदर बहुत बड़ी अमेंडमेंट्स आएंगी, चाहे वो पॉलिसी फॉर्म में आए, चाहे वो उनको रिफॉर्म्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए काम के लिए आए, या उनके अंदर मोर एजुकेशन सिस्टम में कोई स्कीम्स लेके आए। इस पे कहीं ना कहीं पे कुछ एक्टिविटीज आएंगी। ठीक, मैं रुक करना चाहती हूँ अब राजकुमार खन्ना जी आपका। ये जो बजट आज आने वाला है उसको लेकर, जो हाउसिंग स्कीम को लेकर जानकारी आ रही थी वो तो अलग चीज है, लेकिन जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो एज एन क्या डिमांड रखता है, अपनी क्या डिमांड करता है कि आज जब बजट आएगा तो उनके लिए कुछ चीजें उसमें शुमार हो जिससे आपका सेक्टर और आगे ही बढ़े? मैम, एक तो जो अभी पॉलिसीज हैं उसके अंदर थोड़ी सी ईजमेंट चाहिए। लाइसेंस पॉलिसी जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है यहाँ पे लेने के लिए, और जमीनों के रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। कुछ गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी है जो कि मिडिल क्लास के लिए अच्छी हो जाए, क्योंकि रेट इतने हाई हो गए, अब बंदा अफोर्ड करना उसके लिए मुश्किल हो गया। स्टिल मार्केट इज बूमिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बहुत सख्त जरूरत है कि यहाँ पे रोड वगैरह के ऊपर जो अभी बात हुई थी कि रोड की हर चीज के लिए हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। और रही रियल एस्टेट के अंदर तो और ज्यादा जरूरत है। अगर आपके पास रोड नहीं है, गुड़गांव जैसी सिटी के अंदर 24 मीटर की रोड ही नहीं है, कहीं पे भी 24 मीटर की रोड नहीं है। लोग 22 फुट की रोडों पे इधर से उधर स्ट्रक्चर बना दिया है, गवर्नमेंट ने प्रोवाइड ही नहीं की, क्योंकि वो गवर्नमेंट ने ये कहा इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिल्डर टू कंस्ट्रक्ट द 24 मीटर रोड, बट ऑन हिज ओन लैंड। अपनी लैंड पे तो डेवलप कर दिया, लैंड और उनको तो आप रिक्वायर करके दो, कोई मदद नहीं है उसके लिए, बिल्कुल भी मदद नहीं है, और लोग परेशान हैं बहुत ज्यादा। इन चीजों के ऊपर भी तो ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो प्रॉपर हो। मार्केट तो उठ रही है, ट्रेंड है अभी, पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तकलीफें हैं लोगों को बहुत ज्यादा। ये चीजों को एड्रेस करना पड़ेगा गवर्नमेंट। ठीक है सर, लौटूंगी मैं आपके पास भानु जी, आपका रुख करते हुए, और फिर उसके बाद शिप्रा आपका रिएक्शन भी हॉस्पिटैलिटी पर मैंने लेना है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है, उस सेक्टर में सरकार की तरफ से जितना अलॉटमेंट किया जाता है या जितना ध्यान दिया जाता है, क्या वो काफी है या उसमें कुछ और विजन को और डेवलप करने की जरूरत भानु जी आपको नजर आती है? आई थिंक हॉस्पिटैलिटी को फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर एज अ सरप्लस इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है रादर देन अ ब्रेड एंड बटर। तो यहाँ पे जो भी राहतें दी जा रही है वो ये सोच के नहीं जा रही कि कोई छोटा व्यवसाय, कोई नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी भी इस इन्वेस्टमेंट में हाथ डाले। बिकॉज ये बहुत ज्यादा धारणा बनी हुई है कि जिनके पास सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी है दे आर ओनली इन्वेस्टिंग इन हॉस्पिटैलिटी। दैट इज नॉट ट्रू। सो गवर्नमेंट को डेफिनेटली देखने की जरूरत है, पॉलिसी मेकिंग्स में बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे आप एक्साइज पॉलिसीज ले लें, आप लाइसेंसिंग पॉलिसीज ले लें। सो नॉट एवरीबडी, कोई भी आसानी से इस बिजनेस में हाथ डाल के, ये चीजें बहुत इजीली अप्रूवेबल नहीं है, बहुत ज्यादा चक्कर लगते हैं, बहुत ज्यादा हैसल वाला काम है। तो स्पेशली विद द यंग एंटरप्रेन्योर्स कमिंग इन एंड उनका जो काम करने का तरीका है, जो पुराने तरीके अब थोड़े बदलने होंगे। पॉलिसीज करीबन 30 से 40 साल पहले की बनी हुई है। स्टेट पॉलिसीज, स्टेट गवर्नमेंट्स ट्राई टू चेंज, कोशिश करते रह रहे हैं वो लोग, लेकिन सेंटर की तरफ से एक यूनिफाइड पॉलिसी कहीं भी नहीं है। डेफिनेटली योजनाएं निकलती हैं, डेफिनेटली बजट अलॉट होता है, बट उनकी प्रॉपर जानकारियां ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच पाती हैं। प्रॉपर अलॉटमेंट्स अभी तक मेरे को या फिर हमें बहुत ज्यादा सेक्टर को ऑल टुगेदर देखने को नहीं मिले हैं। जैसा मैम ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट इज वेरी नेसेसरी। I think skill development is very necessary in hospitality as well. There's a workforce gap right now of 55 to 60%. Because last 2 सालों में ट्रैवल में काफी ज्यादा सर्ज आया है, बहुत ज्यादा बढ़ावा हुआ है। सर ने जैसे कहा, जो लक्षद्वीप की बात की, ये आई थिंक मैं आप ही के चैनल पे पहले भी कह चुका हूँ। लक्षद्वीप और अयोध्या की अपन बात करें, प्रमोशन इज इजी, मार्केटिंग इज इजी, लेकिन जब तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप नहीं होगा, पॉलिसीज इजी नहीं होंगी, बिजनेस डेवलपमेंट एंड वो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता है, लेकिन क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है इसलिए माफी के साथ आपको रुकना पड़ रहा है। भानु जी और राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तपन जी, शिप्रा, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास में वापस लौटूंगी। इस बीच